और इस प्रकार हम अपनी छोटी श्रृंखला में द्वितीय भाग पर पहुंचते हैं, जो रेखीय युद्ध की आवश्यक पागलपन थी। पागलपन निश्चित रूप से बंदूकों के साथ पुरुषों का एक खुले मैदान में एक दूसरे की ओर गोली चलाना है, और आवश्यक क्योंकि जितना पागल वह सुनने में लगता है, वास्तव में यह आमतौर पर इस समय की सेनाओं के लिए एक दूसरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका था। इसका एक कारण है कि सेना की आग की शक्ति और युद्ध क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। लेकिन शामिल होने से पहले एक बिंदु जिसे मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट नहीं किया, जिससे गलतफहमियां हुई। जब मैं लाइनों में लड़ने वाले सैनिकों की बात करता हूं, तो मैं विशेष रूप से एक किसी निर्दिष्ट लाइन संरचना का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं खड़े होकर निकट क्रम में लड़ने के सिद्धांतों के बारे में अधिक व्यापक रूप से बात कर रहा हूं। चाहे सैनिक पंक्ति, स्तंभ, वर्ग या उसके किसी भी परिवर्तन में हो, यदि समझे तो ये बेसिकली विभिन्न आकारों में व्यवस्थित लाइनें हैं। ये मुख्य रूप से उस विचार के बारे में है कि वे इतने करीब खड़े होकर और ऐसे मार्च कर रहे थे किसी विशिष्ट सिद्धांत के खिलाफ, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके साथ हमारे स्पॉन्सर एक्स्टर से एक त्वरित शब्द हो जाए और फिर हम शुरू करेंगे। वहां क्या मामला है? मध्य स्तरीय ऐतिहासिक यूट्यूबर ब्रैंडन एफ। बस मैं एक्स्टर विज्ञापन के लिए स्केच विचार बना रहा हूं। मुझे इस पिछले दिनों की वीडियो को जमा करना है। मैं यहाँ वास्तविक 0 घंटे में हूं और मैं कुछ अच्छा सोच नहीं सकता। हाँ, ये मुश्किल है ना? बिल्कुल, ये कठिन है। तुम उत्पाद पर वाकई विश्वास करते हो क्या? मेरा मतलब है, हाँ, मैं इस स्पॉन्सरशिप को स्वीकार करता हूँ। ये वास्तव में मेरे पुराने फटे बायफोल्ड की जगह ले चुका है। मैं हर दिन इसे लेकर चलता हूँ। यह एक वास्तव में अच्छा बटुआ है, और इसकी पतलाई के कारण यह बहुत सुविधाजनक है। यह मेरी सामग्री 12 कार्ड सहित नकद को समस्या के बिना ले जाने में सक्षम है। बस उसकी चर्चा करें। हाँ, लेकिन बस एक साधारण पुराना विज्ञापन पढ़ें, स्केच या टिप्पणी के बिना। मुझे नहीं पता, ये आलसी लगता है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें मेरे स्केच पसंद हैं। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। उनकी उत्कृष्ट सामग्री, बिल्ट इन RFID सुरक्षा और सोलर पैनल के बारे में सोचने के बिना। मुझे नहीं पता कि लोग 2-4 अप्रैल तक 25% छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरी लेखन अवरोध का कारण बनता है। शायद आप अपने प्रवेश के लिए मूर्ख आवाज का उपयोग कर सकते हैं। अन्यों, इसमें केवल एक खराब उच्चारण से अधिक होना चाहिए। मुझे कुछ आकर्षक और सुखद चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा का त्वरित कार्ड पहुंच बटन। आप अपने दर्शकों से सीधे कह सकते हैं कि वे नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और कोड ब्रांड नेफ का उपयोग करके सौदे का लाभ उठाएं। मेरा कहना है कि वे आदेश का पालन करेंगे, भगवान नहीं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आधे लोग मुझे सिर्फ क्रिंज के लिए देखते हैं। हाँ, क्या हम वास्तव में आपकी क्रिंज तत्व में मदद नहीं कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, मैं सचमुच मदद की सराहना करता हूं। बस मुझे कुछ सोचने के लिए रुकना होगा। मुझे जरूर ये पता है कि मुझे विज्ञापन में कुछ शामिल करना है। ओह, वह क्या है? मैंने एक्स्ट्रा का धन्यवाद करना चाहिए इस वीडियो के लिए। नीचे विवरण में जाएं और कोड ब्रांड नेफ से वर्षगांठ सेल में 25% तक छूट प्राप्त करें। अब वीडियो की ओर। यह साधारण है, लेकिन रेखीय युद्ध के पीछे के तर्क को समझने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। पुरुषों का घनीभूत पैक उत्तराधिकारी के साथ युद्ध के मैदान पर सेना को अधिक मस्केट फिट करने में सक्षम बनाता है। अधिक मस्केट का मतलब है हवा में अधिक गोलियां और मैदान में अधिक लक्ष्य गिरने। मानो दो विपरीत लाइनें एक दूसरे से भिड़ने को आगे बढ़ रही हैं। दोनों के पास समान स्थान है, जिसका मतलब है वे समान क्षेत्रफल में हैं और दोनों ही 2 पंक्तियों में हैं। मान लेते हैं कि एक व्यवस्था कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति के बीच कोहनी की जगह है। दूसरी पंक्ति एक खुला आदेश है, जिसकी लंबाई 1 या 2 बाहों की हो सकती है। समय और स्थान पर निर्भर करती है। प्रत्येक फाइल के बीच में काफी स्थान होता है। अगर आप खुले आदेश की पंक्ति कह सकते हैं, जैसे कि 20 मस्केट्स के लिए 10 पुरुष 2 पंक्तियां, तो आप युद्ध क्षेत्र के किसी भी हिस्से में नीचे रेंज में हो सकते हैं। तो कम से कम दोगुनी सीसा भेजने वाली घनी क्लोज आर्डर लाइन शायद आपको 20 से कम मस्केट्स भी दे सकती है, खासकर अगर आप दूसरी पंक्ति के सैनिक हैं। खुले आदेश की सेना के रूप में अधिक नीचे रेंज। एक सेना अगर दूसरी सेना से छोटी भी हो, लेकिन यदि वे अपनी आगजनी को युद्ध क्षेत्र में एक विशेष स्थान पर संकुचित कर सकते हैं, तो वे इस संकेंद्रण का उपयोग एक सुई या चाकू की तरह कर सकते हैं, दुश्मन की बिखरी हुई लाइन में छेद करने के लिए। अगर अधिक लोग फैल गए हैं
तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को निर्दिष्ट स्थान पर बल का उपयोग करने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन अब वहां ठहरो। हाँ, सिद्धांततः किसी भी एक सैनिक को गोली लगने की संभावना उन फाइलों के कितने करीब होने पर निर्भर करे बिना प्रायः समान होगी। चाहे वह गोली मेरे पास से गुजरकर एक आदमी को मारे या खुली जगह से गुजर जाए, वह मुझे कभी नहीं मारने वाली थी। व्यक्तिगत रूप से संभावनाएं वास्तव में नहीं बदल रही हैं, लेकिन बड़े अधिक सांख्यिकीय अर्थ में उनके आदमी अधिक फैले हुए पंक्ति हैं। स्वभावतः उसे कम हानि का सामना करना पड़ेगा। आपके पड़ोसी को लगने वाली गोलियां खुली हवा में वापस जाती हैं। वे शायद उतनी सीसा नहीं भेज रहे हों, लेकिन उन्हें भी कम हिट मिलेंगे, विशेष रूप से यदि वे चीजें जैसे आश्रय और अपने आसपास की भूमि का उपयोग करते हैं, जिसे अधिक संगठन नहीं कर सकते। तो क्या यह सिर्फ एक पार्श्विक आदान प्रदान नहीं है? ठीक है, जैसा हमेशा होता है, यहाँ कई अन्य कारक भी काम में हैं। आरंभ में अधिकांश लोग नजदीकी लक्ष्यों पर निशाना साध रहे हैं। इससे उनकी हिट करने की संभावना बढ़ती है, कम से कम जब तक कि वे युद्ध क्षेत्र में दृश्यता प्राप्त करते हैं। और उन हिट्स में से प्रत्येक जो वास्तव में लैंड करता है, वह दुश्मन के समग्र गठन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे तरीके से निकालने जा रहा होगा। वास्तव में कुछ सेनाओं में सैनिकों को सतर्क निशाना लगाने का प्रशिक्षण मिला था और मस्केट आमतौर पर मान्यता से अधिक सटीक होते हैं। हालांकि युद्ध लंबित होने पर निशानेबाजी अनिवार्यतः कम हो जाती है, क्योंकि धुआं क्षेत्र को धुंधला कर देता है। लोग थक जाते हैं और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चोट प्रभावशाली होती है। यदि पुरुषों ने निशाना नहीं लगाया होता, तो गोलियों की अधिक घनत्व व्यक्तिगत सटीकता की जरूरत को कम करने में सहायक होता। इसीलिए मैं कहूंगा कि वहां फायदा है। इस प्रकार कम से कम कुछ परिस्थितियों में घनी व्यवस्थाओं की मौजूदगी तीव्र दर को बरकरार रखने में मदद कर सकती है। आग की, क्योंकि हम जिस शरीर की बात कर रहे हैं वह विभाजित और उपविभाजित हो सकता है। एकत्र फायर करने के बजाय प्रत्येक उपविभाग को निर्धारित क्रम में फायर करने की अनुमति हो सकती है, जिससे कुछ को रीलोड करते समय दूसरों की शूटिंग की अनुमति होती है, जिससे लाइन में निरंतर आग बनी रहती है। हाँ, आप खुले क्रम में यह काम कर सकते हैं। यह सामान्य है, लेकिन इससे आग की लाइनों के बीच अधिक दूरी बढ़ेगी और यह काफी कठिन होगा। इन छोटे समूहों के बीच संचार और अधिक कठिन हो जाएगा, जो अन्य दिनों के विषय में प्रवेश करता है। संचार की हम एक अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन समग्र रूप से कम पुरुषों का मतलब है कम उपविभाजन, जो संभावना से एक समग्र धीमी आग की दर के साथ दुश्मन पर कम प्रभाव डालता है, जो विरोधी रेखा को उनकी खुद की गोलीबारी और उनकी मार्चिंग को बाधित किए बिना करने की अधिक लचीलापन देता है। यह हमें मनोबल के प्रश्न पर पहुंचाता है, क्योंकि युद्ध केवल सांख्यिकीय नहीं होता। सैनिक अपने दोस्तों के साथ घिरे होने पर अधिक संभावना से लड़ते हैं, लेकिन सब बराबर होने पर कौन अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा? आप खुले क्रम में कुछ झगड़ालू लोगों के खिलाफ मार्च कर रहे हैं और कहें कुछ मिनटों के दौरान आपके चारों ओर के आधे लोग मैदान में धुआं उठने के जवाब में गिर जाते हैं। या आप ऐसी मोटी लाइन के खिलाफ मार्च कर रहे हैं और अचानक उनके गठन का एक भाग विशाल धुआं में फट जाता है और एक फ्रैक्शन सेकंड बाद आपके आसपास के समान संख्या में पुरुष गिर जाते हैं। ये मानो सुई द्वारा बार बार चुभने और फ्रेट ट्रेन से मारे जाने की तुलना है। ठीक है, ये अच्छा मजाक नहीं हो सकता, पर मैं समझता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। समान नुकसान, लेकिन बहुत अलग प्रभाव। एक हथौड़े की चोट की तरह मनोविज्ञान को तोड़ने के बजाय धीमी जलन की अनुमति देना, जो व्यक्ति को तर्क संगत और उड़ान के परिणामों के बारे में सोचने की स्वतंत्रता देता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर एक छोटी सेना अपनी आग की शक्ति को सही तरीके से केंद्रित कर सकती है, तो वे स्थानीय लाभ का उपयोग करके दुश्मन की लाइन में एक छेद कर सकते हैं और उस गैप को बड़ी संख्या में पुरुषों से भर सकते हैं। और यदि उस आगे बढ़ने के दौरान इन दो लाइनों को मिलीभगत युद्ध में मिलना चाहिए, तो शायद बायोनेट के साथ निकट क्रम की लाइनों का एक और अधिक महत्वपूर्ण लाभ लागू होता है, जहां एक पक्ष सामने एक अनंत दीवार का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, पीछे स्वस्थ आरक्षित स्थानों के साथ, जो किसी भी आदमी की जगह लेने के लिए तैयार है जो सामने गिरता है, और जहां हर व्यक्तिगत सैनिक अपने बगल के लोगों की मदद और मजबूती देने में सक्षम है। उनकी लाइनों में चौड़े गैप के साथ पक्ष, आप जानते हैं, बहुत बड़े और स्पष्ट नुकसान पर होगा। इसीलिए बहुत सैन्य
इस समय में लड़ाई की व्यापकता और गहराई पर बहस की गई। ये शब्द थोड़े अजीब हैं क्योंकि युद्ध में गहराई का अर्थ अलग होता है, लेकिन मैं यहाँ गहराई और चौड़ाई का उपयोग व्यक्तिगत गठनों के संदर्भ में कर रहा हूँ, न कि शास्त्रीय अर्थ में, लेकिन कंपनी के स्तर पर। सेनाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं ताकि वे युद्ध भूमि पर अपने प्रतिद्वंद्वियों की आग की शक्ति को मिलाने और पार कर सकें। सेनाएं अधिकतर एक दूसरे से अधिक प्राप्त करने के लिए लड़ रही हैं, या कम से कम एक क्षेत्र में अपने लाभ को इतना मजबूती से धकेलने के लिए ताकि अन्यों के स्वाभाविक नुकसान कम हो सकें। यह कम प्रश्न था कि हम एक जगह कितनी बंदूकें ला सकते हैं, और ज्यादा यह कि हम उन्हें कितने प्रभावी तरीके से तैनात कर सकते हैं। आपको पता है, 4 पंक्तियों का मतलब है कि हमारे पास अधिकतम आग की शक्ति हो सकती है। 2 व्यक्ति घुटनों पर और 2 खड़े हो सकते हैं। वहां ठीक है, तो सभी 4 लाइंस में क्यों नहीं थे? ठीक है, पिछली पंक्ति का आदमी निशाना ठीक से नहीं लगा सकता, इसलिए हम आग फेंक रहे हैं। हम 2 पंक्तियों में जाएंगे, यह निपुण बंदूकबाजी होगी। हाँ, यदि दुश्मन के पास 4 पंक्तियां हैं तो वे हमें बेयोनेट्स के साथ मजबूर कर सकते हैं। तो क्या हम 3 पंक्तियों में जाएंगे? ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ अंतर बांट रहे हैं। हमें वास्तव में दोनों तरह से फायदा नहीं मिल रहा। पिछले पंक्ति का अधिकारी सामने वाले 2 के मुकाबले में उत्तीर्ण नहीं होता है। वे एक स्तंभ में बेयोनेट के साथ धक्का देते हैं तो आपकी संख्या कम हो जाएगी। बहुत सारी आगे पीछे और देने लेने की बात है। यह केवल एक राष्ट्र के सिद्धांतों में परिवर्तन की आवश्यकता को अन्य बाह्य अंतरों ने कैसे उत्पन्न किया है, इसका उल्लेख करना है। उदाहरण स्वरूप, उनकी सैनिकों को बड़ी संख्या में उठाने की क्षमता, या शायद विविध पर्यावरणों की मांग। आपको पता होगा, ब्रिटिश सेना ने हमेशा 2 पंक्तियों में युद्ध किया। उनकी सेना अपने महाद्वीपीय साथियों की तुलना में काफी छोटी थी, और अगर वे बहुत सारे सैनिकों की चौड़ाई को बरकरार रखना चाहते थे तो उन्हें 4 लोगों को पंक्ति में नहीं रख सकते थे। आपको उन्हें और पतला करना होगा, तब शायद वे तेज और सटीक आग जैसे कि बायोनेट पर अधिक ध्यान देंगे। कम से कम जैसे नेपोलियन युद्धों में चीजें समयावधियों में भिन्न होती हैं। वहीं फ्रांसीसी, जिनकी बड़ी आबादी है, वे एक घनी, मोटी, लंबी फॉर्मेशन पर अधिक निर्भर कर रहे हैं हमले के लिए। ये सब अलग अलग व्यावहारिक विचारों पर आधारित होता है कि क्या बेहतर होगा। सबसे बेहतरीन तरीका अलग अलग व्यावहारिक स्थितियों पर निर्भर करता है। कोई एक अंतिम उत्तर नहीं होता, यह अनेक कारकों पर निर्भरेगा। लेकिन दिन के अंत में, चाहे यह इन विशेषताओं में कैसे खेला गया हो, मूल सिद्धांत हमेशा समान रहने वाला है। यदि दूसरा पक्ष आपके विरुद्ध लाइन के किसी भी हिस्से पर शक्ति संचित कर सकता है और आपके पास इसे सामना करने का कोई उपाय नहीं है, चाहे वह कोई विशेष परिस्थिति या भूगोलीय साहसिकता हो, तो आपको उसका सामना करना होगा। आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। आपको एक अनुकूलता होगी। आपको बल से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हानियां स्पष्ट रूप से हानि हैं। अब मुझे गलत ना समझें। हल्की पैदल सेना, झगड़ालू राइफलमैन का महत्वपूर्ण योगदान था खुले श्रृंखला के आदेशों में लड़ने, जगह लेने और सतर्क लक्षित शॉट्स लेने में। 18वीं शताब्दी के युद्ध क्षेत्र पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। बड़े युद्ध क्षेत्रों और वाटरलू शैली के सेट पीस संलग्नताओं पर से अधिक छोटी छोटी गतिविधियां, जैसे कि छापेमारी, गश्ती और सेंट्री कर्तव्य, जो युद्धों के चारों ओर होती थीं, वे सैनिकों के युद्ध अनुभव की अधिकांशता का निर्माण करती थीं। आपको पता होगा, हल्के विस्तृत सैनिकों का प्रभाव अक्सर अच्छा होता था और वे नियमित पैदल सेना से अधिक काम कर सकते थे, जैसे कि अधिक लाभ के लिए कवर का उपयोग करना। आप जानते हैं, आप इन सशस्त्र बलों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके कोर में जब 2 बड़ी सेनाओं के 10,000 पुरुषों का सामना खुले यूरोपीय भूमि पर मुख्य युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ होता था, तो इन प्रकार के माहौल में अधिकांश सेनाएं अपनी अधिकांश लड़ाई करने के लिए घनीभूत फॉर्मेशन पर निर्भर कर रही थीं। वे अंततः युद्ध के सभी अन्य तत्वों के चारों ओर मेरुदंड थे, और इसका सबसे बड़ा कारण उनकी प्रभावी आग की शक्ति और बेनेट पावर को अधिकतम करना था। हाँ, फिर से बहुत सारे अन्य कारणों के बीच में। हाँ, तो भविष्य की कड़ियों के लिए बने रहें, जहां हम संचार, मनोवरणीयता और अन्य कई विषयों का अन्वेषण करेंगे। धन्यवाद सभी का देखने के लिए, और विशेष रूप से उन लोगों का जो मेरे चैनल का वित्तीय समर्थन करते हैं, या तो सीधे पेट्रियन के माध्यम से या मेरे वीडियो को रीकास्ट पर मुफ्त में देखकर, जिनके बारे में आप नीचे विवरण में देखकर अधिक जान सकते हैं।
अगले समय तक मेरे प्रिय दर्शक, मैं हूं और मैं आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक रहूंगा।